Assalamu alaikum students, welcome to KNS with Sir Khamis Bilal. I'm your facilitator for the tax year 24-25. बार बार बोलना पड़ता है tax year 24-25 ताकि आपको पता चल सके कि ये रिकॉर्डिंग नई है, पुरानी नहीं है. Let's start a new chapter. लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी इनकम पढ़ा था. आज हम लोग एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट करते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. दैट इज आवर चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3, that is employment income. Okay. चले. अच्छा, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या होती है? मैं कहीं भी नौकरी करूंगा तो उसको मैं कहूंगा मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम कमा रहा हूं. अच्छा, आपके मालिक की तरफ से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे. आपका मालिक आपको 2 बेनिफिट्स देता है. एक आपको बेनिफिट देता है कैश बेनिफिट, और एक आपको देता है नॉन कैश बेनिफिट. बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश बेनिफिट. कैश बेनिफिट वो बेनिफिट्स होते हैं जो आपको पैसों की सूरत में मिलते हैं. 2 ही किस्म के कैश बेनिफिट्स हैं आपके पास. एक होता है आपके पास सैलरी, दूसरा होता है आपके पास बोनस. ठीक है बेटा, 2 किस्म के आपके पास बेनिफिट होते हैं, सैलरी और आपके पास होता है बोनस. नॉन कैश बेनिफिट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. पहले हम सारे कैश बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं. कैश बेनिफिट में सबसे पहले हम लोग सैलरी डिस्कस करते हैं. सैलरी देखो बेटा, इसमें लेट सपोज छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. मिस्टर ए started his employment from assume that 6 December 2024. He is paid 90,000 per year. Find the taxable salary. Find the taxable salary. देखो बेटा, आपने ज्वाइन किया है 6 दिसंबर 2024 को और आपकी जो एनुअल सैलरी डिसाइड हुई है वो 90,000 डिसाइड हुआ है. मेक सेंस? आपको अपने फॉर्मेट में या टैक्सेबल सैलरी में या टैक्स ईयर में कितनी सैलरी लिखनी है, ये आप अपने टैक्स में कितने मंथ्स, टैक्स ईयर में कितने मंथ्स फॉल हो रहे हैं आपको वो देखना है. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने फॉल हो रहे हैं आपके टैक्स ईयर में, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट किए, दिसंबर 2024 आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2024 और एंड होता है 5 अप्रैल 2025 पे. तो टैक्स ईयर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने आएंगे. तो मैं अपने पास सैलरी में लिखूंगा किस तरीके से 90,000 इंटू 4/12. मेक सेंस? 30,000 इज माई टैक्सेबल सैलरी. ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल. मिस्टर बी स्टार्टेड हिज employment from 6th of April 2024 and his annual salary is 45,000. Make sense? अच्छा, अब आपने देखना है कि इसने पूरे टैक्स ईयर आपके पास जॉब करी तो आपको बस सैलरी में 45,000 ही लिख देना है, क्योंकि पूरे टैक्स ईयर में आपका स्टार्टिंग ऑफ द टैक्स ईयर से आपने काम किया. ठीक है बेटा, मेक सेंस? ओके, एक और लिख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल. मिस्टर सी स्टार्टेड हिज जॉब इन 6th of April 2024 and finished his employment at
let's suppose 6th of November 2024, his annual salary was 80,000. Find the taxable salary. ओके, तो आपने क्या करना है, सैलरी लिखनी है। अब आप देखो कि आपके पास कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं। अब आप चेक करो आपके पास कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं। 6 अप्रैल से आपने स्टार्ट किए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेंगे तो 7 मंथ्स, क्योंकि आपने नवंबर में जॉब छोड़ दिया। अगेन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नॉट नवंबर, तो आपने 7 मंथ्स काम करा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 90,000 into 7/12 makes sense. That is your taxable salary. That is your taxable salary. So that's the end of the salary discussion. Now we are going for salary. हो गई हमारी, right? Now we are going for the bonus, right? बोनस भी आपका कैश है की सूरत में मिलता है और ये भी आपका टैक्सेबल है। बोनस के लिए हम कुछ बातें समझते हैं और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। बेटा बोनस के लिए 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर बोनस 2 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? नंबर 1 इंटाइटलमेंट डेट, नंबर 2 पेमेंट डेट। ठीक है बेटा, ये 2 डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एक और डेट सवाल में गिवन हो सकती है, बोनस रिलेटेड ईयर डेट, मतलब जिस साल का बोनस है वो साल आपको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इंटाइटलमेंट डेट क्या है। बेटा इंटाइटलमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आप बोनस के एक्चुअल हकदार बन जाते हो। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा कि जून अटेम्प्ट में 2025 में जो बच्चा 80+ स्कोर करेगा मैं उसको बोनस दूंगा 5,000। सीरियस मत ले लेना, कोई नहीं दूंगा पैसे, मैं बहुत कंजूस हूं। 5,000 मैं उसको दूंगा। ठीक है, इंटाइटलमेंट कब होगी? जब आपने पेपर दिया, रिजल्ट आया, एज्यूम करते हैं 30 जून को रिजल्ट आया, 30 जून को रिजल्ट आया और आपके 85 मार्क्स आ गए इंशाल्लाह, तो आप उस दिन 30 जून 2025 में इंटाइटल हो जाओगे उस बोनस के। दैट इज द इंटाइटलमेंट डेट, द डेट व्हेन यू आर एक्चुअली इंटाइटल फॉर द बोनस। सर डेफिनेशन लिख दे, लिखते हैं ना, द डेट at which you actually have a right to receive the bonus। 30 जून को जब मार्क्स आपके 85 आ जाएंगे तो तुम्हारे पास एक राइट आ गया जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है सर, पेमेंट डेट क्या होती है? सर पेमेंट डेट क्या होती है? बेटा पेमेंट डेट जिस दिन तुम्हें वो पेमेंट ट्रांसफर हो रही, लेट सपोज 5 जुलाई को मैंने तुम्हें 5,000 दे दिए, दैट इज अ पेमेंट डेट। ठीक है, द डेट व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द पेमेंट। सर बोनस ईयर रिलेटेड डेट क्या होती है? बेटा वो लिखा हुआ होगा ये 2025 का बोनस है, ये 2023 का बोनस है, वो आपके लिए टोटली इररिलेवेंट है, तो उसकी डेफिनेशन बताना भी मैं अहम नहीं समझता। दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज आई कलर्ड इट इन रेड मार्क, राइट। अच्छा, इन दोनों में से तुम सिलेक्ट करोगे अर्लियर ऑफ डेट फ्रॉम entitlement date and payment date. You need to select the earlier of
अर्लियर ऑफ, ठीक है, तुम अर्लियर ऑफ सिलेक्ट करोगे. आफ्टर selecting earlier of, you need to check either it is following in the tax year or not. Means falling between 6th of April 2024 till 5th of April 2025. बेटा उर्दू तर्जुमा, तुम्हें सबसे पहले इन दोनों में से अर्लियर ऑफ डेट सिलेक्ट करनी है. जब तुम अर्लियर ऑफ डेट सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि वो क्या अर्लियर ऑफ डेट तुम्हारे टैक्स ईयर में फॉल कर रही है या नहीं कर रही. सर टैक्स ईयर में फॉल करने का मतलब है 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक क्या वो डेट आ रही है. ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डेफिनेटली इंटाइटलमेंट डेट तो पहले ही होगी ना, हकदार तो आप पहले बनोगे फिर आपको पेमेंट रिसीव होगी. नहीं, जरूरी नहीं होता. सम कंडीशंस, लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं एक बच्चा है, उसने बोला सर मेरे एफ सीरीज के सारे पेपर पास हैं, सिर्फ F6 रह गया है जो मैं आपसे पढ़ रहा हूं. मैंने सुना है कि आपने कहा है कि 85 मार्क्स 80 प्लस मार्क्स लेकर आओगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा. सर आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि मेरे सारे पेपर्स में 90 प्लस मार्क्स आए तो मैं TX में तो 80 प्लस यूँ ले आऊँगा. तो मैंने बोला ठीक है. कह रहा है बट सर मुझे पैसों की भी ज़रूरत है. मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ये ट्रांसफ़र कर देता हूँ अभी, राइट नाउ. यू आर नॉट इंटाइटल्ड राइट नाउ. You are not entitled right now. I have given you 5,000 before the entitlement date. Before the entitlement date. तो सर हो गई ना पहले पेमेंट. बाद में तुम हकदार बने, रिजल्ट आया and you got 89 marks. It means now you are entitled. But the payment has been done before. So it means पेमेंट पहले हो सकती है, आप इंटाइटल बाद में भी बन सकते हैं, बट रूल रिमेन्स द सेम. बोर्ड डेट्स को लिखना है, अर्लियर ऑफ सिलेक्ट करना है. अर्लियर ऑफ टैक्स ईयर में आता है या नहीं आता, नहीं आता तो छोड़ भाई 0 लिख दो. बोनस की अमाउंट अगर नहीं आता तो बोनस की अमाउंट 0 लिख देना टैक्स ईयर में. अगर आता है आपके टैक्स ईयर में तो बोनस की जो भी अमाउंट है वो आप लिख दोगे. मेक सेंस बेटा. ठीक है, चले सर एग्जाम्पल करा दें. एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल आपके पास आपको 2 बोनसेस मिल रहे हैं. खुश नसीब लोग होते हैं जिनको 2 बोनस मिलते हैं. हमें तो बोनस नहीं मिलता. फर्स्ट बोनस, सेकंड बोनस. ओके, फर्स्ट बोनस की जो अमाउंट है, जो फर्स्ट बोनस की अमाउंट है वो है लेट सपोज 70,000, दूसरे ही 50,000. अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस ईयर, मतलब किस साल का बोनस है. वो कहता है ये 2022 का है या 21 का है और ये 2022 ईयर से रिलेट करता है. ठीक है, ठीक है भाई. यहाँ पे उसने लिखा आपकी इंटाइटलमेंट डेट, यहाँ आपने लिखा पेमेंट डेट. ठीक है, ये आपकी है बोनस की अमाउंट. कैसे वो अमाउंट लिख दूं, सिर्फ अमाउंट लिख दो. हाँ, ओके. नाउ इंटाइटलमेंट डेट एज्यूम करते हैं आपकी 31 ऑफ दिसंबर 2024 है और आपको पेमेंट जो हुई है वो हुई है 8 जून
2025। ठीक है बेटा, आपकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो हुई है 1 Jan 2024 और आपकी जो पेमेंट हुई है वो हुई है 8 June 2024। Okay, now for bonus one you need to select the earlier of date। earlier, पहले तो आप देख लो ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने इनको अपने पास हाईलाइट कर लिया। ये आपके लिए टोटली इररेलेवेंट है, ये आपके लिए टोटली इररेलेवेंट है, भाड़ में डालो इसको। ओके, सिलेक्ट द अर्लियर ऑफ बिटवीन 31 December 2024 8 June 2025। पहले इवेंट कौन सा हुआ सर? पहला इवेंट जो आपका बन रहा है सर वो ये बन रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट में अर्लियर ऑफ डेट, क्या ये आपके टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? मैं यहाँ एक और अपनी सहूलत के लिए बना लेता हूँ टैक्स ईयर। क्या ये आपके टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? मैंने जवाब दे दिया यस, क्योंकि सर 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025 पे मेरा टैक्स ईयर फॉल करता है, तो ये उसके बिटवीन डेट आती है, तो मैं लिख दूंगा अपने फॉर्मेट में बोनस इज इक्वल्स टू 70,000। बोनस 1 इज इक्वल्स टू 70,000। दूसरे को देखते हैं। दूसरे में अर्लियर ऑफ डेट, पहला इवेंट आपका अगेन यही हो रहा है, आपने सेलेक्ट कर लिया। क्या ये आपके टैक्स ईयर में फॉल करता है? सर नहीं, ये मेरे टैक्स ईयर में फॉल नहीं करता। आपको यहाँ पे एग्जामिनर को लिखना है बोनस और यहाँ 0 लिख के ज़रूर दिखाना है। अगर आपने 0 लिख कर नहीं दिखाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेक सेंस बेटा? मेक सेंस बेटा? कोई मसला? कोई मसला? कोई इशू है तो बात कर लो, कोई इशू है तो बात कर लो। ठीक है, बोनस, एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द बोनस। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने जो हमारे जहाँ से स्टार्ट हुई थी कैश बेनिफिट्स हमारे सारे खत्म। अब नॉन कैश बेनिफिट में आपके 3 किस्म के बेनिफिट्स होंगे। एक होगा आपके पास टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट, एक होगा आपके पास एग्जेम्प्ट नॉन कैश बेनिफिट और एक आपके पास होगा पार्शियल टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट। अच्छा बेटा, इसकी तो मैं आपको नोट से लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा और हम पढ़ेंगे भी। नोट्स में इंक्लूडेड है, जस्ट रीड आउट करना है। पार्शियल टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट भी नोट्स में इंक्लूडेड है, जो सिर्फ आपको रीड आउट करना है। सिखाऊंगा मैं आपको कैलकुलेशन ये, क्योंकि ये है आपका ट्रिकी पार्ट। ठीक है बेटा? अच्छा चलो, वॉलेट ज़रा चुप रहा है, निकाल लें। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट में, मतलब यहाँ पे आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको अदर देन कैश बेनिफिट्स मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी। हम चेक करते हैं उन फैसिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला आता है आपका लिविंग अकोमोडेशन। सबसे पहला आपका आता है लिविंग अकोमोडेशन। लिविंग अकोमोडेशन मतलब क्या होता है? आपको प्रोवाइड किया जाएगा घर रहने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। ठीक है, आपको घर दिया जाएगा रहने के लिए। चले, इसके अंदर 2 केसेस हैं, लिख लेते हैं। पहले तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड यू हाउस फॉर लिविंग पर्पस, this is not related to job accommodation। मीन्स भाई ये जॉब का पार्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को जॉब की वजह से जॉब परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होता है घर प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। ये वो नहीं है। सर एग्जाम्पल दे दे, गार्ड को अगर मैं 24 आवर्स गार्ड रखता हूँ, मैं 24 आवर्स ड्राइवर रखता हूँ, मैं 24 आवर कोई सर्वेंट रखता हूँ, तो क्या
ये जॉब उसको अकोमोडेशन जो दूंगा क्या वो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन होगी. विदाउट दिस दैट पर्टिकुलर सर्वेंट कैन नॉट परफॉर्म द ड्यूटी. ये जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन नहीं है, ये नॉर्मल अकोमोडेशन है कि भाई मैंने तुम्हें घर दे दिया है रहने के लिए. ठीक है बेटा. इसके दो केसेस हैं. पहला केस, एम्प्लॉयर does not have his own property to provide employee. मीन्स एम्प्लॉयर के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है एम्प्लॉई को देने के लिए. एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉई से भाई तुम देख लो, तुम्हें जहाँ घर समझ आता है तुम ले लो. ठीक है. और जो भी उसका किराया मुराया होगा वो मैं कंपनी देगी, मतलब मालिक देगा, मतलब बॉस देगा. ठीक है. तो ठीक है. तो मैं एज अ एम्प्लॉय गया मोहल्ले में, कहीं मुझे समझ आ गई सोसाइटी, मैंने वहाँ पूछा कितने का घर है, उन्होंने बोला एनुअल रेंटल वैल्यू. यूके में घर पर मंथ के लिहाज से नहीं दिया जाता, एनुअल रेंटल वैल्यू पे डिस्कशन होती है. उन्होंने बोला एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो है लेट्स सपोज 70,000 पाउंड. तो 70,000 पाउंड विल बी माई टैक्सेबल बेनिफिट. 70,000 पाउंड विल बी माई टैक्सेबल बेनिफिट. ठीक है बेटा, सही है. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसकी तरीके से समझ आएगी. मिस्टर ए इज प्रोवाइडेड द हाउस दैट हैज एनुअल rental value of 60,000. Mr. A started the job at 6th of October 2024. Find the taxable benefit. Find the taxable benefit. अच्छा, अब आपको बहुत सिंपल है, आपने लिखना है लिविंग अकोमोडेशन. जी, पूरे साल की एनुअल रेंटल वैल्यू है 60,000, बट आपने जॉब को ज्वाइन किया अक्टूबर, तो आपका टैक्स ईयर में कितने मंथ्स आपके कवर हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. जी, आपके 7 महीने 6 महीने हो रहे हैं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, 6 महीने. तो आप क्या करोगे? 60,000 इंटू 6/12, दैट इज योर टैक्सेबल बेनिफिट. दैट इज योर टैक्सेबल बेनिफिट. सर एक और एग्जाम्पल कराएं, मजा आ रहा है, लो मजे. मिस्टर बी इज प्रोवाइडेड द हाउस that has annual rental value of 50,000. Mr. A started the job at 6th April 2024 and ends the job at 6th September 2024. Find the taxable benefit. Find the taxable benefit. ठीक है, अब आपको वही लिखना है, लिविंग अकोमोडेशन. जी, आपने स्टार्ट कब करी जॉब? अप्रैल, और छोड़ कब दिए? सितंबर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने. ठीक है, तो 50,000 इंटू 5/12. Okay, that is your living accommodation benefit. Make sense? एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर सी is provided the house that has annual rental value of 40,000. He started the job 6th June 2024 and paid 300 per month
for the house from his pocket. Find the taxable benefit. Find the taxable benefit. अब यहाँ से गौर से सुनना. नॉर्मली लिविंग अकोमोडेशन कैलकुलेट करो जैसे कैलकुलेट करते हो. सर जून में स्टार्ट किया है काम करना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. सर आपके 9 महीने, सर आपके 9 महीने, तो 40,000 इंटू 9/12, 40,000 इंटू 9/12, ठीक है बेटा 30,000. बट उसने हर महीने अपनी जेब से 300 पाउंड पे करे, तो लेस कर दोगे आप. एम्प्लॉई पेड 300 हर महीने इसने यूज करें तो 300 मल्टीप्लाई बाय 9, 300 मल्टीप्लाई बाय 9. तो अब क्योंकि ये तो बेनिफिट नहीं रहा ना, 30,000 में से 2700 तो आपकी जेब से जा रहे हैं. तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट जो होगा, जो आपका टैक्सेबल बेनिफिट जो होगा वो क्या होगा आपका 27,300. मेक सेंस? क्योंकि उसने एम्प्लॉई ने जो अपने जेब से कंट्रीब्यूट करा, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बेनिफिट एंड योर टैक्सेबल बेनिफिट इज 27,300. एक और करते हैं. मिस्टर डी इज प्रोवाइडेड द हाउस that has annual rental value of 30,000. The employee started the job at 6 December 2024. Let me check one thing. जरा कैलकुलेट कर लें जानी. दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 महीने. मैं क्या करूँगा 30,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 10,000. राइट? मेक सेंस? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है 10,000. ओके. द एम्प्लॉयर paid the rent per month 4,000. Find the taxable benefit. Find the taxable benefit. Okay, now be focus. Be focus. बेटा लिविंग अकोमोडेशन पहले कैलकुलेट करूंगा जी. 30,000 इंटू दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना 1 2 3 4, 4 महीने, ठीक है. 4/12 10,000, ठीक है. ये कैलकुलेट कर लिया. बट इस सवाल में सर आपके पास लिखा हुआ है एम्प्लॉयर पेड रेंट. एम्प्लॉयर पेड रेंट, ठीक है. एम्प्लॉयर पेड रेंट. एम्प्लॉयर ने कितना पे किया रेंट? सर 4,000 पर मंथ उसने पे किया, और जाहिर सी बात है 4 महीने तक पे करेगा 16,000. अच्छा, जब भी सवाल में एम्प्लॉयर पेड रेंट और लिविंग अकोमोडेशन दोनों गिवन हो, मतलब एनुअल रेंटल वैल्यू गिवन हो, एनुअल रेंटल वैल्यू मतलब 4 मंथ्स की जो गिवन है, ठीक है, दोनों गिवन हो, दोनों गिवन हो, तो इसमें से तुम सिलेक्ट करोगे, तो इसमें से तुम सिलेक्ट करोगे हायर ऑफ एज योर टैक्सेबल बेनिफिट. सर ऊपर वाले सवालों में तो आपने ऐसा कोई गेम ही नहीं खेला बेटा, क्योंकि ऊपर वाले सवालों में आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आपका एम्प्लॉयर पेड नहीं था. ऊपर वाले सवालों में आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एम्प्लॉयर पेड से ताल्लुक रखती हो. ठीक है बेटा, मेक सेंस? क्लियर? ऑल क्लियर? सर ऊपर वाले में नहीं किया क्योंकि ऊपर वाले में आपके पास
आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आप हायर ऑफ एज योर टैक्सेबल बेनिफिट, या मैं सिर्फ क्योंकि मेरे पास पूरा कवर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे हायर ऑफ एज योर टैक्सेबल बेनिफिट ले लूँगा। तो मैं अपना लिविंग अकोमोडेशन क्या लूँगा, हायर ऑफ, दैट इज 16,000। सर वो हायर क्यों पे कर रहा है? बेटा शायद कोई अंदर और फैसिलिटीज दी जा रही होंगी तो वो एक्स्ट्रा पे कर रहा होगा, ठीक है बेटा। हायर ऑफ इट्स योर टैक्सेबल बेनिफिट। एक और देखते हैं। मिस्टर ई इज प्रोवाइडेड द हाउस दैट हैज एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 20,000. The employment started at 6 April 2020, चलो 6 December 2024. The employer paid 1,200 per month for the rent. The employee also contributed 50 per month towards rent. Find the taxable benefit. सही है। सबसे पहले एनुअल रेंटल वैल्यू चेक कर लो जो आपके टैक्स ईयर में जा रही है जी, वो क्या है चेक करते हैं। 20,000 इंटू 4/12, तो आपके पास ये आ गया। एम्प्लॉयर पेड, अच्छा हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ। 1200 नहीं रखते इसको, हम इसको करते हैं 3200। सही है, 3200। तो अब चेक करते हैं हायर ऑफ क्या बनेगा। 3200 इंटू 4, 3200 इंटू 4, तो हायर ऑफ मेरा ये बना 3200, सॉरी ये 1 0 ज़्यादा हो गया, मेरा 12,800 बना, जबकि ये मेरा कितना है 6,000 समथिंग। तो हायर ऑफ मेरा लिविंग अकोमोडेशन ये बना। इसमें से एम्प्लॉई ने भी तो कुछ अपनी जेब से पेमेंट की है, कितनी की है 50 पाउंड पर मंथ, तो -50 इंटू 4, राइट। तो बेनिफिट आपका कम हो जाएगा, दैट इज 12,600 इज योर taxable benefit. 12,600 is your taxable benefit. I hope you understand this. ठीक है बेटा, चलो अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या है। Employer has his own house that is purchased by him and then provided to employee. अब इसमें क्या हो रहा है, उसके पास उसने बोला भाई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ना घूमो, मेरा घर फला जगह पर है, ये लो चाबी और रहना स्टार्ट कर दो। इसमें भी आपका एनुअल रेंटल वैल्यू जो भी होगी वो सिमिलर उसी स्टाइल में कैलकुलेट होगी और वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट बनेगा, जैसे हमने अभी सारी एग्जाम्पल करी। तो सर फर्क क्या हुआ? सर उसमें भी यही गेम था, उसमें अच्छा इसमें एम्प्लॉयर पेड नहीं आ सकता, इस केस में एम्प्लॉयर पेड नहीं आ सकता क्योंकि फजूल की बात है। कैसे सर फजूल की बात है? भाई इस तरीके से उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो अपने आप को कैसे पे करेगा? ऊपर वाले में किसी और की प्रॉपर्टी थी तो एनुअल रेंटल वैल्यू और एम्प्लॉयर पेड को आप कंपेयर करके हायर ऑफ ले रहे थे। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा कि एम्प्लॉयर पेड, तो इसका मतलब है इंडिकेशन है ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है बेटा,
तो आपको यहाँ पर सर फर्क क्या है, यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ता है जिसको आप कहते हो एक्सपेंसिव अकोमोडेशन। ये कब कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब गौर से सुन लेना, अब गौर से सुन लेना। ये कब कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर वन, व्हेन योर परचेज प्राइस या आपकी ओरिजिनल कॉस्ट इज मोर देन 75,000। व्हेन योर ओरिजिनल कॉस्ट इज मोर देन 75,000। ओके बेटा, तो आपको ये कब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है? जब 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 आपकी ओरिजिनल प्राइस, जब आपने खरीदा हो 75,000 से क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो आप ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट यूज करोगे वो 2.25% यूज करोगे, 2.25% यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दो बातों का ख्याल करना है आपको, ये दो बातों का ख्याल करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है सर जी कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझाऊंगा, माइनस 75,000 दैट इज फिक्स्ड, मल्टीप्लाई बाय ऑफिशियल रेट दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, राइट? ओके, मेक सेंस बेटा? नोट, cost capital expenditure will be added if these will be incurred before the tax year, that is 2020, that is 6th of April 2024। हर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होगा, हर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होगा इस फॉर्मूले के साथ, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 अप्रैल 2024 से पहले इनकर्ड हुआ। सवाल में अगर 6 अप्रैल 2024 के बाद वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो आपको टोटली इग्नोर करने होंगे, इस फॉर्मूले में ऐड नहीं करना। सर एज्यूम करें कि मैंने एक चीज़ ली थी 60,000 की, जो कि उसकी कॉस्ट थी 60,000, मेक सेंस? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, लेट सपोज 60,000 थी। सर मैंने उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया, सर मैंने उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया, पूरा क्यों आ गया? सर मैंने उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कराया, लेट सपोज 15-20 हज़ार का। सर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के कराने के बाद उसकी जो प्राइस है, जो उसकी अब की वैल्यू है वो 80,000 हो गई। सर क्या मुझे एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, इट्स अ सिंपल नो। सर रीज़न क्या? उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस 75,000 से ज़्यादा थी? नहीं सर, 75 से लेस थी, तो पहली कंडीशन तो मीट ही नहीं हुई। कि क्या पहली कंडीशन थी? यू नीड टू कैलकुलेट एक्सपेंसिव अकोमोडेशन इफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस, इफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस, इफ द कॉस्ट, इफ द फर्स्ट पेड कॉस्ट इज मोर देन 75,000। या तो तुमने 60,000 पे किया तो नहीं कैलकुलेट होगा, नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, you do not need to calculate any, you do not need to calculate the expensive accommodation if the original cost is not more than 75,000, does not matter after capital expenditure, it cost become more
मोर देन 75,000, मतलब तो भाई अगर उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस 75,000 से ज़्यादा नहीं है तो कैलकुलेट नहीं करना। डज नॉट मैटर अगर उसके बाद उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ट करके कॉस्ट को 75,000 से ऊपर ले गया, तब भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। मेजर पॉइंट, व्हाट इज योर फर्स्ट परचेज प्राइस। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, कुछ सवाल कर लेते हैं, ये इसका एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर सवाल करते हैं। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दिस फॉर्मूला कैन बी चेंज या विल बी चेंज इफ द providing date and purchasing date has the difference of more than 6 years। सर समझा नहीं बात। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सुनो। परचेज डेट है आपकी 1 Jan 2020, राइट। और आपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है लेट सपोज 6 April 2024। क्या डिफरेंस 6 साल का है? नहीं है। अगर डिफरेंस 6 साल से कम का है, 6 साल से ज़्यादा का नहीं है, 6 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, कॉस्ट प्लस कैपिटल, वही वाला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सही है, मेक सेंस। सर अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए, खरीदा था 2015 में, प्रोवाइड कर रहा हूँ 2024 में, क्या 6 साल से ज़्यादा का फ़र्क है? यस यस यस, डिफरेंस है। तो सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मार्केट वैल्यू लेस 75,000, it's 2.25%, राइट। सर वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगर ये फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? मार्केट वैल्यू का। और क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रोवाइडिंग और परचेजिंग डेट में 6 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू फॉर्मूला लग रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली तुम्हें इग्नोर करने हैं सवाल में, चाहे जितने मर्जी गिवन हो, मेक सेंस बेटा, मेक सेंस। Are you able to understand the things? Let's go for an example. Mr. A purchased the house on 6th April 2019 for 90,000. It is provided to employee on 6th December 2024 at an annual rental value of 25,000. The employee paid 500 per month for the house. Find the taxable benefit. अब गौर से सुनना, सबसे पहले तुम लिविंग अकोमोडेशन कैलकुलेट करोगे, सही है। आपका जो है वो 25,000 का पर मंथ है, आपको दिसंबर में दिया गया है, तो 4/12 तुम कर दोगे। मेक सेंस बेटा, मेक सेंस। और आपको यहाँ एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट करनी है, क्यों? क्योंकि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 से ज़्यादा है, तो 90,000 कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, अगर होता तो मैं उसको ऐड करा देता। 2.25%।
ठीक है बेटा, आपका ये 2.25% आने के बाद इसको भी आप 4/12 करोगे। सर क्यों? क्योंकि आपको दिसंबर में मिल रहा है ना बेटा, क्योंकि ये आपको दिसंबर में मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को बहुत फोकस के साथ करो। ठीक है बेटा, अब आपको दिसंबर में मिल रहा है, आपने इसको भी अपॉर्शन कर लिया। आपके पास टोटल जो फिलहाल बेनिफिट बनता वो इतना बनता, बट द थिंग इज दैट एम्प्लॉई पेड, एम्प्लॉई ने कुछ पे किया है, कितना 500 पर मंथ, मीन्स 2000 बनता है। सॉरी, चार से करेंगे ना। वाई आई टू राइट टू, आई हैव नो क्लू मैंने क्यों लिखा। ओके, इट्स दिस इज योर टैक्सेबल बेनिफिट, मेक सेंस, टैक्सेबल बेनिफिट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, रीड इट। Mr. A purchased the house on 6th April 2015 for 50,000. It is provided to employee on 6 December 2024. घंटी बज गई सर, मार्केट वैल्यू वाला आएगा फॉर्मूला, क्योंकि 6 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। एट एन एनुअल वैल्यू ऑफ 25,000, incurred capital expenditure of 15,000 and 6th April 2023 and 5,000 in September 2024. The market value at the time of provided to employee 2,25,000. Find the taxable benefit. सर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करूँ? भाड़ में डालो। तेल लेने गया। सर क्यों तेल लेने गया? क्योंकि सर मार्केट वैल्यू वाला फॉर्मूला ऑप्ट कर रहे हैं हम। तो पहले एनुअल रेंटल वैल्यू चेक कर लो। सही है, आप कितने का है एनुअल रेंटल वैल्यू? 25,000, वही वाली आ जाएगी ना, दिसंबर में दी है। सही है, सेम यहाँ पर मैं फॉर्मूला चेंज कर दूंगा, मींस यहाँ पर मैं जब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर ये करूँगा कि मैं मार्केट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊं। ओके, ये और मार्केट वैल्यू मेरी कितनी थी? 2,25,000 माइनस 75,000। सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहाँ गए बेटा? वो क्योंकि मार्केट वैल्यू की वजह से वो गायब हो गए। फिर सर इसको क्या करना है? इसको भी आपको 4/12 करना है। ठीक है बेटा, मेक सेंस, मेक सेंस, क्लियर बेटा? तो ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट आ गया, ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट आ गया, टैक्सेबल बेनिफिट। चलो बेटा एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, रीड इट। मिस्टर ए परचेज द हाउस ऑन 6 अप्रैल 2019 फॉर 40,000. इट इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 6 सितंबर 2024। अच्छा, 19 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल, 22 से 23 4 साल, 23 से 24 मतलब 6 साल क्रॉस नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट का फॉर्मूला इनकर्ड करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं सर, ऊपर वाले में भी नहीं करना था, ऊपर वाले में भी नहीं करना था। टुन बैठे हुए हो, कोई बोल नहीं रहा। अगर यहाँ पर परचेज प्राइस क्या 60-75 से कम थी, इसलिए अगर लेट सपोज हम इसको चेंज कर देते 80,000 पे लेके जाता हूँ मैं इसको, 80,000 पे इसको मैं लेके जाता हूँ। ऊपर वाले में हमने क्या क्या करा था, चेक करते हैं कि हमने परचेज प्राइस कितनी लिखी, 90 लिखी थी ना ऊपर वाले में। तो एग्जाम्पल 1 में हमने 90 लिखी थी, ठीक है। इसमें हमने चेंज कर ली, हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको लेकर आते हैं 90,000 इंटू 80,000 इंटू 4/12, मेक सेंस। ऊपर वाले में अच्छा अगर ये होती तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हमें यहाँ अब नहीं कैलकुलेट करें, बट मुझे आपको समझाना है। मैं इसको 140 करूँ, 140, ठीक है। चलो अब कौन सा कॉस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सर 6 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं। पहले हम लोग एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एनुअल रेंटल वैल्यू तो आएगा ही आएगा ना, एक्सपेंसिव का तो गेम अलग है। वो कितनी है आपकी 48,000 इंटू कब, अब कब है सितंबर में ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने, 7/12, ठीक है। 28,000 आ गया। अब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन में आपका फॉर्मूला जो यूज़ होगा
वो कॉस्ट वाला यूज होगा। तो आपको क्या करना है सर, कॉस्ट है 140 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, एक टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था 15,000 और एक टैक्स ईयर के बाद फॉल कर रहा था, तो मैं 15,000 को ऐड करूंगा और दूसरे वाले को 0 लिख कर दिखाऊंगा, 75,000 लेस कराऊंगा और 2.25% मल्टीप्लाई कराऊंगा और सर 4/12 करूंगा। मेक सेंस बेटा? तो दिस इज योर टैक्सेबल बेनिफिट, दिस इज योर टैक्सेबल बेनिफिट। उसने कोई पे नहीं करा एम्प्लॉय ने, अगर कोई पे किया होता तो वो भी मैं लेस करवा देता। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 साइनिंग ऑफ SK।